गुड मॉर्निंग। आप सबने बहुत प्रेस किया था मुझे कि मैम एक बार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस किया जाए और उसमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एक रिव्यू के तौर पे क्वेश्चन वाला। तो मैंने बोला ठीक है, चलो एक तो मैं अभी ये जल्दी से करवा देती हूँ और ग्रेविटेशन का साथ में वीडियो जस्ट अपलोड कर दूँगी। ठीक है? देखो, जब हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं या हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जो कई सारे पार्टिकल्स के थ्रू बनाती है। सबकी अपनी अपनी मास है, सबके अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। तो इसको या तो हम डिस्क्रीट सिस्टम में लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे कैलकुलेट करके, या उसको हम लोग एक इंटीग्रेशनल फॉर्म में लेते हैं इनफाइनाइटेसिमल डायमेंशन की क्वांटिटीज के हिसाब से। ओके, तो फिर हम बोलते हैं कि एक उस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होता है और वो सिस्टम उस सेंटम के अलोंग वर्क करती है, अलोंग उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरीथिंग हम लोग उसी के अराउंड डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में बहुत बार किया है। और साथ ही साथ हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक, अगर हम इसको एक वन डायमेंशन में लेके, मान लो अगर उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस देखना चाहे सेंटर ऑफ मास का, तो हम बोलेंगे कि वो जितने जितने कोऑर्डिनेट्स और जितने पार्टिकल से बने हुए हैं उस हिसाब से उनका समेशन करते हैं। यानी कि मैं कहने का कोशिश कर रही हूँ कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, या जितने तक वो बने हैं उसका अपॉन कर देते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस करते करते, और सिमिलरली एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, ऐसे वो चलता रहता है। राइट, ऐसे वो चल रहा था, तो हम लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बहुत इजी होता है ये, डरने की कोई बात नहीं। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि 4 पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg 2 kg 3 kg एंड 4 kg आर प्लेस्ड एट द 4 vertices A B C and D respectively of a square of side 1 meter. फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ masses ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि ये बोला है कि एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके जो 4 पॉइंट्स है, 4 वर्टिसेस है, वहां पर उसके क्या है कि ये इतने केजी के मासेस है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एंड प्लीज़, ये इतना इजी होता है, इसको प्लीज़ आप लोग कभी मत छोड़ना एग्ज़ाम में, कभी भी मत छोड़ना। ठीक है? कोशिश करना कि आप अटेम्प्ट करो। आरपीएससी मतलब फर्स्ट ग्रेड में तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बिलीव मी, ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं, एक दो करके, और इतना ईज़ी होता है। बच्चा देख के, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ज़रूर घबरा जाओगे, और आपके दिमाग में अगर ये प्रैक्टिस होगा ना, तो कन्फर्म है कि आप नहीं घबराओगे। मान लो ओरिजिन है और ये इसकी पॉइंट 0 0 है। ए मैंने इसको माना है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0 1 हो जाएगी। ठीक है, बी मैंने इसको माना है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। ए बी सी डी मतलब 1 kg 2 kg 3 kg एंड 4 kg। ठीक है, M1 M2 M3 M4। ओके, गला थोड़ा खराब है, आई एम सफरिंग फ्रॉम गोल्डन का, सो प्लीज मैनेज, सॉरी फॉर दिस। ये सारे चीज़ें आपकी हो गई। मैं ये सारे जो डिटेल्स है इसको इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं, यानी कि अगर मैं M1 बोल रही हूँ तो मैं 1 kg बोल रही हूँ, 1 kg बोल रही हूँ, इसका मतलब इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी x1 y1, और ये x1 y1 0 1 है। ऐसे करते करते M2 हो जाएगा, M3 हो जाएगा, M4 हो जाएगा। एक मैंने लिख दिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट से याद करेंगे। तो जहां पे मैंने एज्यूम किया है, या ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एज्यूम किया है डी को सेंटर, एज्यूम किया है डी को सेंटर, और डी सी जो है उसकी एक्स एक्सिस है और डी ए जो है उसकी वाई एक्सिस है। ये थोड़ा हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमने सेंटर किसको एज्यूम किया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की अलाइनमेंट कहाँ पे जा रही। ओके, सॉरी, लिख दो यहाँ पे कि डी सी अलोंग एक्स एक्सिस और आपका डी ए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स सी एम जो होगा वो मैं 4 पॉइंट्स का समेशन होगा, तो M1 x1 प्लस M2 x2
प्लस m3x3 प्लस m4x4। देखो कभी कभी क्या होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब आप इनिशियली सीख रहे हो ना, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जब आप पूरा एकदम परफॉर्म्ड हो जाओगे, टेस्ट दोगे, अपने आप से टेस्ट दोगे, तब आप शॉर्टकट में काम कर लेना, ठीक है। इनिशियल डेज पे कभी भी शॉर्टकट मत यूज करना। m3 प्लस m4, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अब वही चीज़ लिखो, 1 को हम करेंगे 0 से, प्लस 2 को करेंगे 1 से, प्लस 3 को करेंगे 1 से, प्लस 4 को करेंगे 0 से, ठीक है। और नीचे सारे मास प्लस कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 3 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि आप बोल सकते हो 0.5 मीटर। क्लियर है ना, क्लियर है। तो 0.5, और सिमिलरली हम ऐसे ही y का निकालेंगे। y एक्सेस निकालोगे तो y CM क्या निकल जाएगा, सेम टू सेम निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1 को 1 से, प्लस 2 को 1 से, प्लस 3 को 0 से, प्लस 4 को 0 से, आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये आपका आ जाएगा 2 1 3/10 मीटर, यानी कि 0.3 मीटर पर। तो आप देख लो कि आपका जो XCM है और आपका जो YCM है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट 0.5 और 0.3 है। इसके क्या है, 0.5 और 0.3 मीटर है। क्लियरली सबको समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि कंसिडर टू पार्टिकल सिस्टम विद पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of the mass same? मतलब कि दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास है, एक पार्टिकल को मूव किया गया डी से डी डिस्टेंस पर, तो दूसरा पार्टिकल मुझे बताओ कितना मूव करेगा, सो दैट उसका सेंटर ऑफ मास मेंटेन रहे या सेम रहे, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक लाइन पर ही ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले मान लो ये मास m1 यहाँ पर था, ठीक है, और ये m2 यहाँ पर था। क्लियर, m2 यहाँ पर था। इसने क्या किया, इसने डिस्टेंस d यहाँ पे सरकाया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ डिस्टेंस d आगे खिसकेगा, ठीक है। अब पहले जो ये जो है आपका जो मेंटेन सेंटर ऑफ मास, हमेशा पहले भी जहाँ पे था अभी भी वहीं पर ही है, अभी भी वहीं पर ही है। तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास से ओरिजिनल डिस्टेंस जो था वो x1 था, और दूसरे का जो खिसका हुआ डिस्टेंस है वो x2 हो गया। क्लियर है, समझ में आया ना चीज। मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि मान लो डिस्टेंस m1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास जो है वो x1 है, और m2 का c से जो डिस्टेंस है वो x2 है, ठीक है। अब m2 जो है मूव करेगा d डैश डिस्टेंस टूवर्ड c, तो क्या हो जाएगा, कीप द सेंटर ऑफ मास आपका c को ही रखना है। ओके, समझ में आ गया ना। मैं इस चीज को लिख दूं तो आप बाद में इसको आप ध्यान रखना। मानो कि सपोज करो द डिस्टेंस ऑफ m1, मैंने बोला था ना कहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये थोड़ा देखना है। m1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास c लिया है, वो क्या है, x1 है। क्लियर, और दूसरा फ्रॉम c जो है वो क्या है, x2 है, ठीक है। अब मास m2, सपोज करो कि मास m2 जो है उसको
मूव्ड किया थ्रू अ डिस्टेंस डी, थ्रू अ डिस्टेंस डी। क्लियर? अब या डी डैश कर दो टुवर्ड्स आपके किसके, सी की तरफ, सो एज टू मेंटेन सी एट सेम। ठीक है, सी को हमने सेम पर मेंटेन करना है। तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास दोनों का सेम करना है, तो m1x1 इज इक्वल टू m2x2। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि m1x1 माइनस डी इज इक्वल टू m2x2 माइनस डी डैश। ठीक है, तो एक हो गया इक्वेशन 1। अरे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करो, 2 को 1 से माइनस करो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, m1d इज इक्वल टू m2d डबल डैश। तो ये कह सकते हैं कि जो d डैश होगा वो क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलो, ये देखो, अब हम लोग अगर कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करें तो कंटिन्यूअस सिस्टम में वही हम लोग छोटा सा पोर्शन डीएम लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मान लो कोई रिजिड बॉडी है, पहले कोई सेंटर ऑफ मास था और फिर उस सेंटर ऑफ मास से कोई एक पार्ट निकाल दिया गया, मतलब थोड़ा सा मास का बाहर निकाल दिया गया। तो फिर क्या होगा, जब थोड़ा सा मास बाहर निकाल दिया जाता है तो हम लोग एरिया और डेंसिटी को कंसिडर करते हैं। मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि इफ सम मास इज रिमूव्ड, ठीक है, तो हम एरिया को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास हम लोग अब देखेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, एरिया से माइनस हो जाएगा। तो आर मान लो, या आप बोलो कि रो कोई डेंसिटी है, ए उसका एरिया है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जो नया वाला होगा वो डेंसिटी को कंसिडर करके करेंगे। याद रखना, ऐसे होता है वो वाला। 1 डायमेंशन बोलो, 2 डायमेंशन बोलो, 3 डायमेंशन बोलो, सारे ऐसे इसको कंसिडर करेंगे। अगर मैं कुछ डेफिनेट सिमेट्री के ऑब्जेक्ट्स बोलूँ, ठीक है, जो सिमेट्री हमें पहले से पता है, तो उनके सेंटर ऑफ मास कैसे करते हैं, जैसे कि हम कुछ बोल देते हैं आपको, सो दैट आपको एग्जाम्पल एग्जाम में हेल्प मिले। अगर मान लो हमारे पास सॉलिड कोन है, ठीक है, तो सॉलिड कोन को अगर मैंने मान लो कि ऐसे बनाया, ठीक, तो ये क्या है, ये इसके सेंटर से ये एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये इसका बेस अगर मैंने बोल दिया, जो टिप है, एक्चुअली उल्टा किया है मैंने, तो ये क्या है, उसकी हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये हाइट क्या होगी, ये हाइट आपकी हो जाएगी 3h/4। कुछ याद कर लो, एग्जाम में कैलकुलेट करने तो कोई बैठता नहीं है। ये सॉलिड कोन है, अगर इसी को मैंने हॉलो कोन बना दिया तो हॉलो कोन, हॉलो कोन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेम। मैं अगर ऑपोजिट करूं, अगर मैं इसको ऑपोजिटली ले जाऊं, तो मान लो ऐसे ऐसे, ये टोटल हाइट क्या है इसकी, h है। तो अगर मैंने इसको सेंटर ऑफ मास बोला है तो ये हाइट क्या हो जाएगी बाबू, 2h/3 हो जाएगी, 2h/3 हो जाएगी। ये एक सॉलिड का था, ये आपका हॉलो का है। नेक्स्ट देखो, मान लो मेरे पास एक कोई सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉलिड है। ये उसका सेंटर है, ये इस आर डिस्टेंस पर है और ये उसकी हाइट है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला, मतलब ये मैं क्या कह रही हूँ, ये जो हाइट नहीं है, मतलब आई एम जस्ट वांट टू से हाफ में सर्कुलर का ही जब 3 डायमेंशन तो स्फीयर होता है ना, तो वो रेडियस हो गया, और ये जो बेस कटिंग की गई है वो उसकी रेडियस है।
तो कहाँ पर हमें इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा? तो अगर मैंने इसको सेंटर ऑफ मास बोला है तो ये यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 3r/8। ये सॉलिड स्फेयर का है। लेकिन जैसे ही हम लोग हॉलो हेमिस्फेयर जाएंगे, ठीक है, तो हॉलो हेमिस्फेयर का क्या हो जाता है, r/2 हो जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, तो ये इसके यहाँ का r है। अगर मैंने इसको सेंटर ऑफ मास बोला है तो ये आपका r/2 हो जाएगा, r बाई हॉलो के लिए। अगर मैं आपका एक सर्कुलर लैमिना बोलूँ, ठीक है, सर्कुलर लैमिना बोलूँ, और कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक सर्कल है और एक सर्कुलर लैमिना है। कैसे सर्कुलर लैमिना है, इसका कुछ पोर्शन मैं काट दूंगी अगर ना, तो ये सर्कुलर लैमिना बन जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा जो है ये आपका सर्कुलर लैमिना है। ठीक है, और मैं अगर इसको वाई एक्सिस यहाँ पे ले लूँ तो हम ये कहेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। नाउ सी, अगर मैंने ये कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, कैसे लाई करेगा, मैं ये कह रही हूँ आपको, ये है आपकी एक्सिस। तो इतना पार्ट जो है ये अगर आपका a0/2 है, और इतना पार्ट जो है ये भी क्या हो जाएगा आपका a0/2। ठीक है, और ये a0 हम क्या लिख रहे हैं, एक्चुअली ये एंगल है पाई, ये एंगल है आपका पाई। तो मैं अगर लिख दूं आपको यहाँ पे लिख दो a0 = क्लियर है, ये आपका सर्कुलर लैमिना है बेटा। और अगर मैं इसका डिस्टेंस बोलूँ यहाँ से एक्स एक्सिस की वाई पर, तो ये होगा वाई सी एम होगा ना, और ये हो जाता है आपका 2/3 r साइन a0/2। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में किसी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि फटाफट आप निकालो। ठीक है, तो फॉर हाफ डिस्क क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल है। और ये अगर मैं आपको बोलूँ कि कब होगा, अगर मैं ये हाफ डिस्क लूँ, अगर मैं ये इसको हाफ डिस्क लूँ तो a0 क्या हो जाती है, पाई हो जाती है। तो क्योंकि a0 पाई हो जाती है तो ये YCM क्या हो जाएगा आपका, सेम आपका नीचे 3 पाई आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 4r हो जाएगा। ओके, फिर अगर मैं यहीं से आर्क ले लूँ, सर्कुलर आर्क, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, राइट, डायग्राम आपका वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर YCM क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए YCM r साइन a0/2। अच्छा, ये आपका जो 2/3 था ना, अपॉन डिवाइडेड बाई a0/2 लिखना, इसके में भी a0/2 होगा। लेकिन अगर ये हाफ सर्कुलर है, हाफ डिस्क है, सर्कुलर आर्क है, तो क्या हो जाएगा, आर्क क्या हो जाएगा, YCM = 2r/पाई। ओके, 2r/पाई। अब मान लो मैंने बोला कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, एक थिन फ्लैट प्लेट है विद डायमेंशंस शोन इन द फिगर, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, टोटल एल शेप है, ऐसे एल शेप का है। ये तो एक्स्ट्रा हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको जब मैंने दो पार्ट में एरिया में डिवाइड किया, मैंने बोला कि एक A1 है और एक A2 है, ये दोनों दो अलग अलग एरियाज हैं। क्लियर, जब ये दोनों अलग अलग एरिया है तो मैं ये कह सकती हूँ कि A1 जो होगा वो 2 × 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जिसका सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, C1, जो कि कोऑर्डिनेट्स 1 और 1/2। ठीक है, सिमिलरली A2 अगर एरिया है तो कैसे निकालोगे, 1 × 1 मीटर स्क्वायर = आपका सेंट्रॉइड जो होगा इसका C2, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1/2 और 3/2। क्लियर है, ओके। तो द सेंट्रॉइड जो टोटल प्लेट का होगा, ठीक है, द सेंट्रॉइड यानी कि आप सेंटर ऑफ मास बोलोगे पूरे का पूरा, ओवरऑल प्लेट, ओवरऑल प्लेट।
ठीक है। तो एक तो आपका x निकलेगा और एक आपका y निकलेगा। तो x क्या निकलेगा बताओ, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। और दूसरा आपका y निकलेगा, तो क्या हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 5/6 मीटर। दोनों ही सेम पॉइंट्स पर आए हैं, दोनों ही सेम पॉइंट्स पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लैमिना शो। ये तुम्हारा एक यूनिफॉर्म लैमिना, पहले सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इसके जो सरकमफेरेंस है, इसका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से टच कर रही है इंटरनल, और ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो मान लो कि A1 जो है वो कंप्लीट एरिया सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल का जो एरिया है वो क्या है, A1 है, और ये किसके बराबर है, पाई a स्क्वायर के। A2 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं इनर सर्कल है, इनर स्मॉल सर्कल है, सर्कल का एरिया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर, तो a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई a²/4, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि x1 y1 जो है लार्जर सर्कल का, लार्ज सर्कल का क्या है, सेंटर ऑफ मास है, और y1 अरे सॉरी x2 y2 जो है वो आपके स्मॉल सर्कल का CM है, ठीक है। तो इसका अगर मैंने 0 0 बोला तो इसका मैं क्या कहूंगी, a/2 0, a/2 0, ठीक है। तो अब मैं टोटल का निकालूंगी, ठीक है। यानी कि मैं ये कहूंगी कि ये डिग आउट वाला पार्ट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वैसा है। तो XCM क्या हो जाएगा, a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, यही तो बताया था अभी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा आपका पाई a² इंटू 0 माइनस पाई a²/4 इंटू a/2 डिवाइडेड बाई पाई a² माइनस पाई a²/4। ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा -a/6, -a/6। और YCM क्या है जाए, तो YCM दोनों में ही 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो YCM तो आपका 0 ही रहेगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैमिना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन लैमिना क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ CM गिवन लैमिना क्या हो जाएगा, -a/6 और आपका 0। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फिगर बिलो अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r फ्रॉम विच अ होल ऑफ रेडियस r/2 हैज बीन कट आउट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड द प्लेस ऑन द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क, फाइंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रिजल्टिंग डिस्क। ये थोड़ा सा बढ़िया सा है, ट्विस्ट किया है बस और कुछ नहीं। उसने बोला कि ये तो पहले एक सर्कल था जिसका सेंटर 0 था, ओ था सॉरी, और रेडियस r थी। तो बोला है कि लेफ्ट हैंड से कट करके राइट हैंड में बैठा दिया गया है, लेफ्ट हैंड से कट करके राइट हैंड में बैठा दिया गया है। तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास। तो इसको करते हैं। अब मास ऑफ द कट आउट डिस्क क्या होगा, मास ऑफ द कट आउट डिस्क, देखो m इज इक्वल टू m/πr² इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m/4 हो जाएगा। क्लियर है, ओके।
तो सेंटर ऑफ मास जो पहले तो ओरिजिन था, ओरिजिन हम क्या मानते हैं, जो पहली वाली जो सर्कल है उसका जो ओ पॉइंट है, उसका जो सेंटर है, उसी को हम ओरिजिन मानते हैं। तो ओरिजिन जो है हमने किसको माना, ओ, जो पहले वाली सर्कल थी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल सिस्टम का क्या हो जाएगा, एक्स सी एम अगर मैं लिखूं तो एम आर जो कैपिटल है माइनस एम आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाई एम माइनस एम प्लस एम। तो ये आपका हो जाएगा एम इंटू 0 माइनस एम बाई 4 माइनस आर बाई 2 प्लस एम बाई 4 आर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम माइनस एम बाई 4 प्लस आर एम बाई 4। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये कट जाएगा, नीचे खाली एम बचेगा, तो ऊपर आपका आ जाएगा आर बाई 4। क्लियर है, और वाई सी एम तो आपका है ही 0। ठीक है, और ये आपका एक्स सी एम है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अगर मैं इस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करूं, मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट फिर भी अगेन एक बार रिवाइज करना चाहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है आपके रोटेशनल मैकेनिक्स में। आता है, मैंने पूरा एक वीडियो बना के डाल रखा है, पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें रोटेशनल मैकेनिक्स को बहुत ही अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है, उसके क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए हैं, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो जब आप वो वाला पार्ट पढ़ोगे अपने सिलेबस का। बट अगर मैं सिंपली एक मोशन कहूँ जो आपके आरपीएससी के क्वेश्चंस में आते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल, तो अगर मैं मोशन बोलूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, टोटल मोमेंटम हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगी। ठीक है, टोटल मास है ये, जो मास है ये आपकी टोटल। क्लियर है। उसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन बोलें सेंटर ऑफ मास का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहा है डिवाइडेड बाय मास, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्लियर। तो अगर मैं ये कहूँ आपको, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर उसने बोल दिया कि एक्सटर्नल फोर्स ही पूरा 0 हो जा रहा है, इफ आपका एफ एक्सटर्नल पूरा 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। यानी कि एक्सेलरेशन एक 0 हो गई, यानी कि आप बोलोगे जो पी टोटल था, जो मोमेंटम टोटल था, वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो 0 होगा, और 0 होने के कारण वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होती है। यानी कि सेंटर ऑफ मास की टोटल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। क्लियर है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये बहुत ध्यान से नोट करना कि पार्टिकल्स में इफ नो एफ एक्सटर्नल इज एक्टिंग, तो acceleration is equal to 0. This implies that momentum is constant. That means VCM is constant. ये सब सेंटर ऑफ मास का हो रहा है कांस्टेंट, यानी कि टोटल मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। और ये प्रिंसिपल ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये भी सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मास, जो सेंटर ऑफ मास रिमेन करेगा आपके रेस्ट पर, अगर कोई भी आपका एक्सटर्नल 0 हो गया और आपका VCM भी 0 हो गया, तो सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा, रेस्ट करेगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रेस्ट पर रहेगा। ठीक है,
वो रेस्ट पर रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना लगातार, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। ओके। अब देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड एन एंगल ऑफ 37 अबव द हॉरिजॉन्टल। At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3, the smaller coming to rest. Find the distance from the launching part of the point where the heavier part piece lands. अब देखो, ये आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। ठीक है, पहली चीज, जब आपको क्वेश्चंस पहले इंस्टेंट में करने में डिफिकल्ट हो ना, तो आप देख देख के किया करो। मैं सब बच्चों को यही आपको एडवाइस करती हूँ। इवन इन माई टाइम्स, मैं जब हम लोग क्लास 11th में थे, तो हम लोग को भी नहीं आता था, क्योंकि 10th से डायरेक्ट 11th में फिजिक्स बहुत चेंज होती है। तो हम लोग भी वैसा ही करते थे। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देख देख के खुद को सिखाते थे कि ऐसे करते हैं। फिर जाके वो परमानेंटली दिमाग में स्टे करता है, आता है, टेक्निक्स आती हैं उसके बाद। टेक्निक्स पहले ही नहीं आती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो डीमोरलाइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो अगर मैं ये कहूँ, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैंने बोला कि इंटरनल फोर्सेस जो है वो अगर मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो है ग्राउंड को हिट करेगा। मतलब अगर कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो वो हिट वहीं पर करेगा जहाँ पे प्रोजेक्टाइल नॉर्मली भी अपना लैंड को रेंज करती, मतलब हिट करती। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने आपको मान लो कि यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आया और ये ग्राउंड को हिट किया यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक, 3 मीटर अपार्ट पे ये हिट किया। ओके। अगर मैंने ये बोला कि इस पॉइंट पर 4 मीटर पर आके, ये ऊपर वाले पर आके, अगर वो क्या कर रहा है, दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके। तो अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट एन है और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है। क्लियर? यहाँ पे वो दो फ्रैगमेंट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा? फिर से एक बार पढ़े। द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। 37 डिग्री के एंगल पर कर रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल ब्रेक होती है दो रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। स्मॉल, और जो स्मॉलर वाली रहती है वो तो रेस्ट पे आ गई। जो स्मॉलर वाली रहती है वो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, एक अगर m है तो दूसरी वाली क्या है आपकी 3m है। एक अगर आपकी m है तो दूसरी वाली आपकी क्या है 3m है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? डायग्राम आ रहा है समझ में? मैंने आपको ये कहा कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ 37 डिग्री के एंगल पर, और एक पॉइंट पे आके दोनों दो फ्रैगमेंट्स में हो गए, जिसका रेशियो 1:3 है। एक अगर m है, दूसरा आपका 3m होगा। टोटल मास 4m होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो और ये कह रहे हैं कि अगर इंटरनल फोर्स इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो ओरिजिनल जहाँ पे पटकेगा, फाइनल भी वहीं पे ही पटकेगा। तो अगर मैं बोलूँ एक्स सी एम क्या हो जाएगा, तो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर से फॉर्मूला उठाया गया है। ठीक है, एक बार देख लेना, नहीं आएगा पूछ लेना। इंटू 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, मीटर में ये वैल्यूज़ 37 डिग्री की एग्ज़ाम में दिया रहेगा, किसी को सर्च नहीं करना है। जस्ट सिंपल तरीका होता है ये सारी चीज़ें निकालने का। अब मैं ये कहूँगी कि जो सेंटर ऑफ मास जैसे ही ग्राउंड पर पोजीशन पर आएगा, तो स्मॉलर ब्लॉक तो रेस्ट पर आ जाएगी ब्रेक होने के बाद। ठीक है, और वर्टिकली गिर जाएगी और हिट द ग्राउंड, जो रेंज होगी हाफ रेंज पर ही वो उसको हिट करेगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो होगी वो आपकी 480 मीटर होगी, और हेवियर ब्लॉक के लिए ग्राउंड पर x2 पर हिट करेगी। ये पहले ही हिट कर गया ना। ठीक है,
तो अगर वो x1 पर हिट कर रही है, अगर वो x1 पर हिट कर रही है और ये स्मॉलर ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक है, तो ये आपकी 480 पर हिट करेगी। और दूसरी वाली जो हेवियर है, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि एक्सीएम जो है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम अभी तो 960 निकाले हैं, तो 960 में इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका m480 प्लस 3m x2। x2 क्या है? हेवियर का है, हेवियर हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है। ठीक है, m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, ये x2 हिट करेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब देखो, टू बॉल्स विथ मासेस m1 एंड m2 दिया हुआ है, आइडेंटिकल वेलोसिटी दी हुई है इन द डायरेक्शन शोन इन द बिलो, द कोलॉइड एट द ओरिजिन, दोनों कोलॉइड कर रहे हैं ओरिजिन पर आके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 3 सेकेंड बिफोर द कॉलिजन और पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 2 सेकेंड आफ्टर द कॉलिजन। बिफोर और आफ्टर कॉलिजन पर हमें इन सब को मेजर करना है। एंगल वगैरह सारी चीजें दी हुई है। अब देखो, ये जो तरीका है ना इनका कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ये हम ये कहना चाहेंगे कि जो टाइम का कॉन्सिक्वेंस है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, और ये सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो ऑल टाइम फिक्स्ड ही रहती है। तो हम कहेंगे द गिवन टाइम पुट्स नो इफेक्ट सिंस आपका जो VCM है इज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम्स। ठीक है, तो VCM ऑफ x क्या हो जाएगा आपका m1 v1x प्लस m2 v2x डिवाइडेड बाय आपका m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 5 cos 37 डिग्री प्लस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई आपका 8 kg। तो ये क्या आ जाएगा, जी तो 0 हो जाएगा, 37 ने दिया हुआ होगा माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह आपका VCM जो y का होगा वो क्या हो जाएगा m1 v1y प्लस m2 v2y प्लस m1 प्लस m2। सिमिलरली आप क्या करोगे, 3 माइनस 5 साइन 37 डिग्री प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 kg। ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड है, 2 हो गया। क्लियर? तो हम कहेंगे कि जो आपका VCM होगा वो क्या हो जाएगा माइनस 1.5 I प्लस 2J मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट क्या होगा, बी पार्ट कहेगा कि कोलिजन ऑकर हो चुका है ओरिजिन पर। ठीक है, द कोलिजन ऑकर्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ये ऑकर हो चुका है, यानी कि आर जो हम लेंगे वो 0 लेंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आपका 2 सेकेंड लेटर, प्रीवियस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है चाहे कितने भी टाइम तक। 2 सेकेंड लेटर का क्या हो जाएगा, RCM जो होगा आपका जो पहले का R1 है प्लस VCM इंटू टी, VCM इंटू टी। तो क्या हो जाएगा भाई, VCM इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 3I प्लस 4J। ठीक है, ओके, ये आपका इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके,
कुछ और क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगी आपके ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। क्वेश्चन सेल पे आरपीएससी में खूब बनते हैं, जैम वगैरह में खूब बनते हैं, नॉर्मल आपके 11th में भी खूब सारे आएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट।